सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में जारी आईएमओ की रिपोर्ट के अनुसार, आईएमओ मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। तो अभी इसकी एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा धन प्रेषण यानी कि रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, सबसे ज्यादा रेमिटेंस किस देश में आया है? तो सही उत्तर होगा भारत। तो कौन सी रिपोर्ट है? वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026। जारी किसने किया? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने। और इसके अनुसार जो भारत है वो विदेशों से सबसे ज्यादा पैसा पाने वाला देश बना हुआ है। और विदेशों से पैसा पाने का मतलब हो गया हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं, जैसे कि मान लो आप बाहर किसी और देश में चल गए, भारत के बाहर किसी भी देश में आप चल गए जॉब करने के लिए, और वहां से कमा कमा करके आप भारत में भेज रहे हो अपने घर वालों को। तो जो आप बाहर से पैसा कमा करके अपने देश में भेज रहे हो उसी को प्रेषण कहते हैं, धन प्रेषण या रेमिटेंस इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस मामले में भारत नंबर 1 पर बना हुआ है। रिपोर्ट में बताया कि 2024 में, ये 2024 का डेटा के हिसाब से बनाई गई रैंकिंग है, 2024 में भारत को विदेशों से लगभग 137 अरब डॉलर मिले हैं। 137 अरब डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। और इस तरह से भारत लगातार दुनिया में सबसे ज्यादा धन प्रेषण पाने वाला देश बना हुआ है। और इसी के साथ भारत पहला ऐसा देश भी बन गया जिसने 100 अरब डॉलर से ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त किया है। 100 से ज्यादा हो गया ना 137, मतलब अभी किसी भी देश में रेमिटेंस 100 अरब डॉलर को पार नहीं किया, लेकिन भारत ने कर लिया। तो पहले स्थान पे भारत है, दूसरे पे मैक्सिको, फिर फिलीपींस, फ्रांस वगैरह है। अच्छा, अगर बात करते सबसे ज्यादा पैसा भेजने वाले देश, मतलब किस देश में जाकर के भारतीय सबसे ज्यादा पैसा भेज रहे हैं अपने देशों में, तो अमेरिका सबसे ज्यादा। जो भारतीय है अमेरिका जा जा करके कमा कमा करके पैसा भारत में भेज रहे हैं। उसके बाद नंबर आता है सऊदी अरब का, फिर स्विट्जरलैंड, जर्मनी वगैरह। इसी के साथ इस रिपोर्ट में यह भी बताया कि भारतीय छात्रों की बड़ी संख्या विदेशों में देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस मामले में कौन से स्थान पर है भारत, तो चाइना के बाद दूसरे स्थान पर है। मतलब विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों में चाइना पहले स्थान पर है। मतलब चाइना के ज्यादा छात्र विदेशों में पढ़ते हैं, उसके बाद भारत का नंबर है। अच्छा, इस रिपोर्ट की बात कर ले, इसको जारी किया हमने का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने, जिसकी स्थापना होती है 1951 में और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा स्विट्जरलैंड में। अब एक तरह से रैंकिंग की हमने यहाँ पे बात करी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स में आपको आज रिवाइज करवाता हूँ। एक हमने पढ़ा था भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया था, भारत 91 पर है, टॉप पर डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक की बात करें, भारत की रैंक है 130, टॉप पर आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉप पर आइसलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 99 पे है, टॉप पर फिनलैंड है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पर है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38 रैंक है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक है 115, टॉप पर आइसलैंड हो गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 116वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 102। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अभी पढ़ा था हमने, भारत 157 पे आ गया, टॉप पर नॉर्वे है। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आया था, उसमें भारत 13वें स्थान पर है, टॉप पर पाकिस्तान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉप पर आइसलैंड हो गया। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71 पर है, टॉप पर स्वीडन है। और आईक्यू एयर ने 2025 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की थी, उसमें सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान को बताया गया, भारत छठे स्थान पर है। वहीं सबसे प्रदूषित शहरों में बात करेंगे तो गाजियाबाद का लोनी शहर है, और दिल्ली ये दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी बताया गया है। ठीक है, तो लगभग 18 इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स इंडेक्सेस सूचकांक मैंने आपको रिवाइज करा है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर होगा? तो आंसर होगा इसका दिल्ली में होगा। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की हम बात कर रहे हैं, ये इसका 22वां संस्करण होगा। अभी 27 जुलाई को शुरू होगा, 2 अगस्त तक चलने वाला है। कहां पर? त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में। और इसमें 35 से ज्यादा राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अभी ये 22वां संस्करण है। आप पूछोगे पहला संस्करण कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था, वो सिंगापुर में। इसका लास्ट एडिशन अगर आप पूछोगे तो लास्ट एडिशन जो 21वां एडिशन है 2019 में हुआ था, कटक उड़ीसा में। ठीक है, वो भी भारत में ही हुआ था। लेकिन
उसके बाद अब ये 22वां एडिशन हो रहा है और इतने समय के बाद हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न। अच्छा, राष्ट्रमंडल से याद आएगा, राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ, तो कॉमनवेल्थ गेम्स आपको याद आएंगे, राष्ट्रमंडल खेल आपको याद आएंगे। इसका जो लास्ट एडिशन हुआ था ना, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहे हैं, 2022 में हुआ था 22वां एडिशन बर्मिंघम इंग्लैंड में। अब 2026 में इसका 23वां एडिशन होगा। ठीक है भाई, 4 साल बाद है, तो अब 2026 में होगा ग्लासगो स्कॉटलैंड में। इसका जो पहला एडिशन है ना कॉमनवेल्थ गेम्स का, पहला एडिशन हुआ था 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। आप पूछोगे क्या इतने एडिशंस में से, इतने संस्करणों में से कोई कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में हुआ है क्या? तो ये प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है। 2010 वाला 19वां एडिशन हुआ था नई दिल्ली में। अब एक और बार भारत इसकी मेजबानी करेगा। दूसरी बार आप कह सकते हो भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाला है 2030 में। ये अहमदाबाद में होंगे। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान में रखना। अच्छा, इसी तरह से स्पोर्ट्स के 2-4 प्रश्न और देख लो। एक तो याद रखना, जो 23वें नंबर का वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स होंगे 2029 वाले, वो भारत में होंगे। भारत में भी कहाँ? गुजरात के गांधीनगर में होंगे और भारत पहली बार इनको होस्ट करेगा। लेकिन इससे पहले इसका 22वां संस्करण हो जाएगा 2027 में, वो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होगा। अभी हमने पढ़ा था 6ठे नंबर का खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुआ था जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, जिसमें टॉप पर इंडियन आर्मी रहा। अभी रणजी ट्रॉफी 2025-26 इसको जीत लिया जम्मू कश्मीर ने कर्नाटक को हरा करके। अभी हमने पढ़ा 10वां आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, जिसको होस्ट किया था भारत और श्रीलंका ने मिलकर के, भारत ने जीत लिया न्यूजीलैंड को हरा के। और अगले वाला याद रखना, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो अगला है 2028 में होगा, 11वां संस्करण, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। उसी तरह से इस साल जो 5वें नंबर के एशियन पैरा गेम्स होंगे वो होंगे जापान में, जापान के आईची और नागोया शहर में। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहां पर शुरू हुआ? तो सही उत्तर होगा जयपुर राजस्थान में। संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2026 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब इसका ये दूसरा संस्करण हुआ, 7 और 8 मई को हुआ, राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। और इसकी थीम क्या है? नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता, मिलिट्री कैपेबिलिटीज इन न्यू डोमेन्स। और इस सम्मेलन में भारत की तीनों सेनाओं के, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इनके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं और सरकार के जो नेता हैं, इन्होंने यहाँ पे मिलकर के देश की सुरक्षा पर चर्चा की। और वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि 7 मई 2026 को ऑपरेशन सिंदूर की हमने पहली वर्षगांठ भी मनाई, क्योंकि आपको पता है पिछले साल 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर हमने शुरू किया था, जो कि हमारा एक बड़ा सैन्य अभियान था। इसमें भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना तीनों ने मिलकर पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई की थी। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं संयुक्त कमांडर सम्मेलन की, इसका जो पहला एडिशन है 2024 में हुआ था, वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब सम्मेलन वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन समिट्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी हमने पढ़ा जैव विविधता से संबंधित जो COP17 है, अभी 2026 में होगा आर्मेनिया के कैपिटल येरेवन में। और क्लाइमेट चेंज से संबंधित COP31 होगा तुर्की के अंटालिया में। उसी तरह से दूसरा इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस, ये होगा गांधीनगर गुजरात में। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट होगा नई दिल्ली में। भारतीय नियामक बोर्ड, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक ये हुई मुंबई में। और भारत में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली में। दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। 7वां एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का आयोजन हुआ पुणे में। चौथा विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन हुआ गोवा में। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। 2027 में जो एआई समिट है वो होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और 2028 वाला यूएई में होगा। भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता, इसका आयोजन हुआ बेंगलुरु में। 23वां बायो एशिया 2026 का आयोजन हुआ हैदराबाद में। अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन, ये हुआ आईआईसी बेंगलुरु में। भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये सारे सम्मेलन है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में डीआरडीओ ने CBRN फील्ड ट्रेनिंग और प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन अभी कहां पर किया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी डीआरडीओ ने दिल्ली के बुराड़ी मैदान में एक नया CBRN प्रशिक्षण और प्रदर्शन केंद्र शुरू किया है। CBRN का मतलब हो गया, C मतलब केमिकल, B से बायोलॉजिकल, R से रेडियोलॉजिकल और N से न्यूक्लियर। मतलब अगर कभी गैस हमला हमारे ऊपर हो जाए, खतरनाक वायरस, रेडिएशन रिसाव या परमाणु दुर्घटना जैसी कोई भी बड़ी अगर आपदा आती है, तो उससे लोगों को बचाने के लिए विशेष तैयारी की जरूरत होगी।
तो इसी तैयारी के लिए, इसी तैयारी को कराने के लिए अभी डीआरडीओ ने ये नया केंद्र बनाया है। तो क्या होगा इस केंद्र में, यहाँ पे सैनिकों और आपदा बचाव टीमों को ट्रेनिंग दी जाएगी, नकली आपदा की प्रैक्टिस कराई जाएगी, रेडिएशन और परमाणु जांच की सुविधा होगी, आपातकालीन मेडिकल सहायता की तैयारी होगी, तुरंत बचाव कार्य कैसे करना है ये सब यहाँ पर सिखाया जाएगा। अच्छा, ये ट्रेनिंग किन किन को मिलेगी? तो रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो कर्मचारी हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसका फायदा क्या होगा कि भारत जो है आपदा से निपटने में ज्यादा मजबूत बनेगा, लोगों की सुरक्षा बेहतर होगी, देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और किसी भी सीबीआरएन खतरे का जल्दी जवाब दिया जा सकेगा। सीबीआरएन मतलब मैंने पीछे बताया आपको, कोई हमारे ऊपर केमिकल हमला हो जाए, बायोलॉजिकल या रेडियोलॉजिकल या न्यूक्लियर हमला हो जाए, तो ऐसे खतरों से हमें कैसे बचना है वो सब यहाँ पे सिखाया जाएगा। अब डीआरडीओ शुरू कर रहा है इसको, डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। डीआरडीओ मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1958 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है। वर्तमान में चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत, और पहले चेयरमैन थे दौलत कोठारी। मोटो क्या होता है? मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, बलस्य मूलम विज्ञानम। ये सब बातें डीआरडीओ से होगी। और कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न भी देखो आप डीआरडीओ से। तो भारत में स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका लॉन्ग रेंज गाइड रॉकेट का अभी पहला सफल परीक्षण किया था डीआरडीओ ने। इसकी रेंज है 120 किलोमीटर और परीक्षण किया गया था उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज। और डीआरडीओ ने सैनिकों के लिए पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली स्वदेश को बनाया है, ये खारे पानी को मीठे पानी में बदलती मशीन। डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज में भी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट तकनीक का भी परीक्षण किया था। और अभी डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मिलकर एक नई मिसाइल, नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफल परीक्षण किया था। कहां पर? उड़ीसा में। और डीआरडीओ ने एक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन लॉन्च किया, उसका नाम है विक्रम VT-21, टैंक जैसा वाहन है। डीआरडीओ ने भारत की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय को प्रज्ञा नाम से एक स्वदेशी एआई आधारित उपग्रह खुफिया प्रणाली यानी कि सैटेलाइट इंटेलिजेंस सिस्टम सौंपा है बनाकर। किसको? गृह मंत्रालय को। और इस सिस्टम का नाम है प्रज्ञा। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में रियल टाइम गवर्नेंस और लास्ट माइल डिलीवरी के लिए अभी सीपीओ पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो सही उत्तर होगा नीति आयोग ने। तो अभी नीति आयोग ने 5 मई को ही एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, सीपीओ पोर्टल लॉन्च किया आप कह सकते हो। उसका मकसद है सरकार की योजनाओं का फायदा गांव और पिछड़े इलाकों तक जल्दी और सही तरीके से पहुंचाना। और सीपीओ पोर्टल क्या करता है इसमें? तो जो सरकार के अधिकारी हैं यानी कि सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर्स, तो यही यहाँ पे सीपीओ का मतलब हो गया सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर्स। तो जब ये सरकारी अधिकारी जब किसी जिले या गांव का दौरा करते हैं तो वहाँ उनके सामने वहाँ के लोग समस्याएं बताते हैं अपनी अपनी, भई ये समस्याएं हैं। तो अभी तक क्या होता था, उन समस्याओं को लिख लिया जाता था, लेकिन अब जो भी समस्याएं होंगी, जो भी ज़रूरतें होंगी, उनको मोबाइल एप्लीकेशन, ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है, ये जो पोर्टल है, इस पर तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा उनकी समस्याओं को। जैसे कि किसी गांव में गए, वहाँ पे समस्या है कि भैया स्कूल में शिक्षक ही नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, अस्पताल में दवाइयाँ कम है, सड़क खराब है, पानी की समस्या है। तो अब ये सारी समस्याएं वो क्या करेंगे, जो भी सरकारी अधिकारी है वो तुरंत ऑनलाइन उसे अपलोड कर देगा इस पोर्टल पे, जिससे ये जानकारी तुरंत ऑनलाइन दिखाई देगी। और ऐसा करने से होगा क्या, जो अब काम है वो तेजी से होगा। मैंने आपको बताया पहले क्या होता था, जो भी रिपोर्ट बनानी है वो कागजों में बनते थे, जो भी समस्या है कागजों में लिख लेते थे, फिर वो हो रही है धीरे धीरे हो रही है नहीं हो रही है, कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन अब जो जानकारी वहां पर उनको मिलेगी, भैया ये समस्या है, वो तुरंत उसे अपलोड कर देंगे इस पोर्टल पर। तो अपने अपने संबंधित जो भी डिपार्टमेंट होगा वहां पे वो समस्या पहुंच जाएगी और उसका जल्दी से समाधान होगा, क्योंकि वो समस्या अधिकारी के माध्यम से पोर्टल पर डाली गई है और उस संबंधित डिपार्टमेंट तक वो समस्या पहुंची है, तो फिर उनको समाधान करना पड़ेगा तुरंत। इसके अलावा इससे गांव तक योजनाएं जल्दी पहुंचेगी। जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो लास्ट लाइन डिलीवरी यानी कि अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाने में मदद मिलेगी। इससे जवाबदेही बढ़ेगी, यानी कि किसी अधिकारी ने अगर कोई रिपोर्ट भेजी है तो उस पर उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो इस तरह से सब रिकॉर्ड रहेगा और सही फैसला लेने में भी मदद मिलेगी। जो सरकार है वो सीधे जमीनी हकीकत जान पाएगी कि भैया क्या चल रहा है और क्या करना है, जिससे वो बेहतर नीतियां बना पाएगी। ठीक है, ये सब इसके फायदे हो जाते हैं। तो इस सीपीओ पोर्टल को समझ में आ गया आपको क्या है। इसको लॉन्च किया नीति आयोग ने। नीति आयोग के बारे में जानते हैं, आपको पता है योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को।
फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष है, अध्यक्ष कौन होते हैं? जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी, जबकि नीति आयोग के सीईओ हैं निधि छिब्बर, जिनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। अभी हमने पढ़ा था नीति आयोग में आप देखोगे तो टोटल 7 पूर्णकालिक सदस्य बन चुके हैं। सारे आपको रिवाइज करा दूं। केवी राजू, एम श्रीनिवास, अभय करंदीकर, गोवर्धन दास, राजीव गुबा और डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरामनिया। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी भारत के 100वें एन जैन डाकघर पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन अभी कहां पर किया गया? तो ये अच्छा प्रश्न रहेगा। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा एनआईटी त्रिची में। तो जानते हैं इसके बारे में। अभी हमारे जो संचार मंत्री है कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया। अभी इन्होंने मेघालय के शिलोंग में नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जो शिलोंग में है, यहीं पे भारत के 100वें एन जनरेशन डाकघर का उद्घाटन किया इन्होंने। अब ये एन जेन डाकघर क्या है? तो ये एक नए तरीके का, आप कह सकते एक आधुनिक डाकघर है, जिसे खास तौर पे युवाओं और छात्रों के लिए बनाया गया है। जो पुराने साधारण पोस्ट ऑफिस होते थे अब उनको डिजिटल और स्मार्ट बनाया जा रहा है। और इसमें खास क्या है, इस पोस्ट ऑफिस में फ्री वाईफाई मिल जाएगा, क्यूआर कोड से आप भुगतान कर पाओगे, जो भी पार्सल है, जो भी डाक सेवाएं है, उसमें छूट आपको मिलेगी। तो इसको लाने का उद्देश्य क्या है? सरकार चाहती है कि आज के युवा भी डाक सेवाओं से जुड़े रहें, इसीलिए कॉलेज और विश्वविद्यालयों में ऐसी आधुनिक पोस्ट ऑफिस बनाए जा रहे हैं। और इस यूनिवर्सिटी की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जो शिलोंग में है, वे इस तरह का 100वां, या यूं कहूं कि पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा संचालित डाकघर है। अच्छा, ये 100वें नंबर का है, तो आपके मन में आएगा पहला वाला कौन सा? तो भारत का पहला जो एन जनरेशन या जेनजी थीम वाला जो डाकघर है वो आईआईटी दिल्ली में खोला गया। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं बकाया। अच्छा, डाकघर से ही कुछ प्रश्न मैं आपको करवाऊं। जैसे कि अगर बात करते हैं राष्ट्रीय डाक दिवस, ये मनाते हैं 10 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाते हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पर खुला? तो बंगलुरु में ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। और अभी इंडिया पोस्ट ने आईआईटी दिल्ली में अपना पहला जेनजी थीम वाला अभी कैंपस डाकघर खुला था। और डेनमार्क की अपनी पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और उसके अलावा हमने पढ़ा था इंडिया पोस्ट ने अभी तेज डिलीवरी के लिए 3 नई प्रीमियम सेवाएं शुरू की थी। 24 स्पीड पोस्ट, 24 स्पीड पोस्ट पार्सल और 48 स्पीड पोस्ट। उसके अलावा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो डाकघर है ये हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में आपको मिलेगा, जिसे कहते हैं हिक्किम पोस्ट ऑफिस। उसके अलावा अभी इंडिया पोस्ट ने कोलकाता में प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ अन्नपूर्णा देवी के सम्मान में एक स्पेशल कवर, एक विशेष डाक कवर भी जारी किया था। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। पोस्ट ऑफिस से संबंधित हमारा प्रश्न था, तो उसी से संबंधित मैंने प्रश्न आपको रिवाइज कराए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 8 मई को। तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ये हर साल 8 मई को मनाया जाता है। क्यों? उद्देश्य है लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक करना। और थीम क्या है? थीम है अब और छिपा नहीं, निदानहीन लोगों की खोज, अनदेखे लोगों का समर्थन। मतलब जिन लोगों को अभी तक इस बीमारी के बारे में पता नहीं चला है, उन्हें पहचानना और मरीजों की मदद। तो थैलेसीमिया की बात करें, ये एक ऐसी बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आनुवांशिक रूप से आती है। इसमें जो शरीर है वो सही मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता, जिससे खून की कमी यानी कि, तो यह है थैलेसीमिया। तो इसी की अवेयरनेस के लिए ये दिन मनाते हैं 8 तारीख को। अब मई में कौन कौन से दिवस मनाए, एक बार फिर से आपको रिवाइज कराऊं। तो 1 मई को श्रम दिवस होता है, लेबर डे। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कोयला खनिक दिवस। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, अग्निशामक दिवस। और 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया हमने। अच्छा, 5 मई रह गया। 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में मनाया। मई के पहले मंगलवार को होता है, तो इस बार 5 मई को मनाया। 7 मई हमने देख लिया एथलेटिक्स डे, और अभी 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस। ठीक है, तो मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिए। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी हाल ही में भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका उत्तर होगा स्काईटेक एरोस्पेस। मतलब स्काई रूट एरोस्पेस जो कंपनी है, ये प्राइवेट एक स्पेस कंपनी है भारत की एक निजी अंतरिक्ष कंपनी है, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा हैदराबाद में। और अभी ये भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। तो यूनिकॉर्न कंपनी हम उस स्टार्टअप को बोलते हैं जिसकी कीमत, जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन या उससे ज्यादा हो जाती है, तो उसको हम यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। अभी स्काईरूट एरोस्पेस की जो कीमत है वो लगभग $1.1 बिलियन हो चुकी है। स्काईरूट एरोस्पेस की बात करें, स्थापना इसकी 2018 में होती है, मुख्यालय हैदराबाद में है।
इसके संस्थापक थे पवन कुमार चंडाना और नागा भरत ढाका। इससे 2 प्रश्न में आपको इंपॉर्टेंट आपको रिवाइज कराऊं तो 2022 में स्काईरूट ने विक्रम एस नाम से एक रॉकेट लॉन्च किया था और इसकी खास बात क्या है, ये भारत का पहला निजी तौर पर बना रॉकेट था। और एक विक्रम 1 भी इसी ने बनाया है। ये भारत का पहला निजी कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑर्बिटल रॉकेट है और इसे जल्दी, हमने पढ़ा भी था अभी कुछ दिन पहले ही, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में देखो, अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने जननी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो सही उत्तर होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। तो अभी केंद्र सरकार ने अभी जननी नाम से एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है। यहाँ पे जननी का फुल फॉर्म दिया गया है, जर्नी ऑफ एंटीनेटल नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर। तो क्या है ये जननी प्लेटफॉर्म? हमने कहा ये एक डिजिटल हेल्थ कार्ड सिस्टम आप समझो, जिसमें महिलाओं और उनके बच्चों की पूरी स्वास्थ्य जानकारी सुरक्षित रखी जाएगी। जैसे गर्भावस्था की, जब वो प्रेग्नेंट लेडी गर्भावस्था में आती है तो गर्भावस्था की जो भी उसकी जांचें होंगी वो आपको डिटेल यहाँ मिल जाएगी। डिलीवरी की जानकारी, बच्चे को कौन कौन से टीके लग चुके हैं, प्रसव के बाद देखभाल और परिवार नियोजन आदि, इन सब की जानकारी यहाँ पर मिल जाए। यानी कि महिला की गर्भावस्था से लेकर बच्चे की देखभाल तक पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर एक ही जगह पर मिलेगा। पहले क्या होता था, पहले गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों की जानकारी अलग अलग रिकॉर्ड में रखते थे, जिससे उसे ट्रैक करना मुश्किल होता था। पर अब जननी प्लेटफॉर्म में सारी जानकारी डिजिटल रूप में एक ही जगह पर सुरक्षित रखी जाएगी, तो उन्हें खोजना आसान होगा। और इसे लॉन्च करने का अगर उद्देश्य की बात करें या फायदा क्या है इसको लॉन्च करने का, तो गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जन्म और नवजात की देखभाल तक पूरी निगरानी इसके माध्यम से हो पाएगी। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी समय पर जांच कर पाएंगे, टीकाकरण और इलाज की जानकारी देख पाएंगे। हाई रिस्क प्रेगनेंसी होने पर सिस्टम खुद अलर्ट दे देगा। तो ये है जननी प्लेटफॉर्म और से संबंधित कुछ बातें। अच्छा, एक काम करता हूँ, यहाँ पे योजनाओं से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। योजनाएं बहुत दिन हो गए हमें, वैसे भी योजनाओं का रिविजन करें। तो देखो फिर, मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना पंजाब ने शुरू किया। इसमें महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री सहायक गोदाम योजना, जिसे सुरभि गोदाम भी कहते हैं, इसको छत्तीसगढ़ ने शुरू किया। पंजाब सरकार ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में बड़े सुधार लाने के लिए सिखिया क्रांति 2.0 एक योजना शुरू की। दिव्यांग शक्ति योजना, दिव्यांगों के लिए फ्री में बस यात्रा दी जाती है इसके थ्रू। फेयर से फुर्सत योजना, इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुरू किया था, जिसके मंत्री राम मोहन नायडू जी ने। रीवा मध्य प्रदेश से इस योजना को इन्होंने शुरू किया। उद्देश्य है आम लोगों को कम किराए में हवाई यात्रा उपलब्ध कराना। और इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना को तेलंगाना ने। मणिपुर सरकार ने निंगोल वन पहल शुरू की, इसका उद्देश्य है महिलाओं की मदद से वन संरक्षण को बढ़ावा देना। दिल्ली सरकार ने अभी दुर्गा योजना शुरू की थी और दिल्ली सरकार ने नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना भी शुरू की। उसके अलावा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना उड़ीसा ने शुरू की। मेघालय सरकार ने मुख्यमंत्री इंस्पायर योजना शुरू की है, यूपीएससी के बच्चे जो तैयारी करते हैं उनके लिए है। उसके अलावा अभी तेलंगाना सरकार ने प्रोजेक्ट संजीवनी नाम से एक योजना शुरू की थी। और स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए सरकार ने अभी कौन सी योजना शुरू की? स्टार्टअप इंडिया फंड फॉर फंड्स 2.0। ठीक है, तो ये सारी योजना अभी न्यूज में थी, हमने रिवाइज कर ली, ध्यान में रखना। बाकी ये थे आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर कितने करने की मंजूरी दे दी? 37। फिर अगले में पूछा, अभी सरकार ने कहां पर एक बड़ा और आधुनिक जहाज मरम्मत केंद्र बनाने की मंजूरी दी? गुजरात के वडीनगर में। फिर पूछा, अभी प्रशस्त 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया एनसीईआरटी ने। और फिर पूछा, अभी भारत की पहली बड़ी मिनी और माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैक्ट्री कहां पर स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा धोलेरा में, गुजरात के धोलेरा में। और याद रखना ये गैलियम नाइट्राइड तकनीक से ये स्क्रीन बनेगी। उसके अलावा सांता मार्टा जलवायु सम्मेलन 2026 का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा कोलंबिया में। फिर पूछा, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हम मनाते हैं हर साल 7 मई को। फिर पूछा, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अभी अध्यक्ष बन गए हैं शशि शेखर वेम्पाती। और फिर पढ़ा था, पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन ये कहां पर होगा? पहली बार होगा, कहां पर होगा? भारत होस्ट करेगा इसको, नई दिल्ली में। और दुनिया का पहला 24x7
चलने वाला न्यूज़ चैनल CNN शुरू करने वाले व्यक्ति का भी निधन हो गया। नाम था टेड टर्नर इनका नाम था। और आखिरी प्रश्न था कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 इससे किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सोमा मंडल। बाकी चलो अभी कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो क्या पूछा था कल? अभी चर्चा में रहा प्रोजेक्ट शेषनाग 150 और प्रोजेक्ट काल का संबंध किससे है? तो स्वाम ड्रोन इसका आंसर होगा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।